बहन जी, आप जल्दी चलिए, हमारी सेठानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैद्य इतना सुनते ही हरिया के साथ चल पड़ता है, लेकिन हरिया वैद्य को लेकर जब तक पहुंचता है तब तक वह सेठानी भी इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। सेठानी जी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना अकेला क्या करूँगा? इसी प्रकार वह सेठ तथा वह दोनों बच्चे बेचारे रोते रहते हैं। फिर सेठ अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। जब से सेठानी जी की मृत्यु हुई थी तब से सेठ गुमसुम रहने लगता है। सेठ को गुमसुम देखकर उसके दोनों नौकर हैरान थे। अरे हरिया भाई, यदि ऐसे ही सेठ जी का हाल रहा तो हमारा क्या होगा? हाँ हाँ खुरई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि सेठ जी का दूसरा विवाह करवा दिया जाए। हाँ हाँ हरिया, तुम एकदम ठीक कहते हो। इतना सोचकर दोनों सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, यदि आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है हरिया, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, आपकी ये उदासी हम दोनों से देखी नहीं जाती है। आप मेरी माने तो आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अरे नहीं हरिया, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन सेठ जी, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? यदि आप कारोबार संभालेंगे तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? इसीलिए आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। दोनों नौकर सेठ को काफी देर तक समझाते हैं। अंततः सेठ दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर सेठ बड़े ही धूमधाम से दूसरा विवाह कर लेता है। जब से वह दूसरी सेठानी घर आई थी तब से उस सेठानी का व्यवहार सभी के लिए काफी ज्यादा खराब था। वह सेठ के दोनों लड़कों को काफी ज्यादा परेशान करती थी और उनको छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी तथा उनकी शिकायत सेठ से किया करती थी। अरे राम और श्याम, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? चलो जल्दी से उठो और जाओ मेरे लिए बाजार से मिठाई लेकर आओ। लेकिन माँ, घर में तो नौकर है, आप उनसे मिठाई मंगवा लीजिए। आप हमें बाजार में क्यों भेज रही हैं? अरे दुष्ट, तू मेरे साथ जुबान लड़ाता है। रुक आने दे तेरे पिता को, मैं तुम दोनों की शिकायत सेठ जी से करूँगी। अरे सेठानी जी, क्या बात है, आज आप फिर से उदास होकर बैठी हैं? अजी सुनिए ना, आपके ये दोनों पुत्र दिन पर दिन जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा कामचोर भी होते जा रहे हैं। आज आपको फैसला करना ही होगा, या तो आप मुझे ही रखो अपने पास या फिर उन दोनों लड़कों को ही। यदि आप उन दोनों को रखोगे तो आज मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सेठानी के मुंह से यह बात सुनते ही सेठ बहुत घबरा जाता है। अरे हरिया, तुम दोनों कहाँ हो? जी मालिक बोलिए, हमारे लिए क्या आदेश है? हरिया और गुरई, तुम दोनों जाओ और राम श्याम को कहीं दूर जंगल में छोड़ कर आओ, जहाँ से वो दोनों कभी वापस लौट कर ना आ सके। लेकिन मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने ही पुत्र को जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। हरिया, मैंने तुमसे जितना कहा है बस उतना ही करो। सेठ के मुंह से यह बात सुनते ही हरिया और गुरई दोनों सेठ के लड़कों के पास जाते हैं। अरे राम और श्याम, आज हम लोग जंगल में टहलने के लिए चल रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। हाँ हाँ चलिए हरिया भैया। इतना कहकर वह दोनों नौकर उन दोनों लड़कों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे बाप, हम लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए हैं। अरे बेटा, हम लोग यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, नदी तो पास में ही है, हम लोग यहाँ पर पानी भी आसानी से पी सकते हैं। इतना कहकर वे चारों उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाते हैं। अरे हरिया भाई, जल्दी से उठो और जल्दी ही यहाँ से वापस चलो, कहीं यहाँ दोनों जग गए तो समस्या हो जाएगी। इतना कहकर दोनों वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब श्याम की आंखें खुलती हैं तो देखता है हरिया और गुरई दोनों वहाँ से जा चुके थे। भैया आके खोलिए, भैया देखिए वो दोनों लोग कहाँ चले गए। लेकिन भाई, वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है हमारी माता ने हमें घर से निकलवा दिया है। लेकिन भैया, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? छोटे, अब तो हम वही जाएंगे जहाँ हमें हमारी किस्मत लेकर जाएगी। उसी पेड़ पर दो पक्षी बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। अरे स्वामी, कुछ बात कहो तो कुछ समय कटे।
अरे क्या कहूँ रानी, इस पेड़ पर 2 फल लगे हैं। यदि कोई इंसान इसमें से एक फल खा ले तो वह भविष्य में एक राजा बनेगा, और दूसरा फल यदि कोई खा ले तो वह भविष्य में एक मंत्री बनेगा। उन दोनों पक्षियों की ये सारी बातें नीचे खड़े होकर वो दोनों भाई सुन रहे थे। अरे श्याम, तुम यही रुको, मैं इन फलों को तोड़ता हूँ। राम जल्दी से एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है। पत्थर जैसे ही फलों पर लगता है तो दोनों फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों भाई एक एक फल उठाकर खा लेते हैं। फिर वे दोनों भाई वहाँ से चल देते हैं, लेकिन उनकी माता की तस्वीर वहीं पेड़ के पास गिर जाती है। वे दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। अरे श्याम, हमारी माता की तस्वीर क्या तुम्हारे पास है? नहीं भैया, माँ की तस्वीर तो आपके पास ही थी। श्याम, मुझे लगता है हमारी माँ की तस्वीर वहीं पेड़ के पास ही गिर गई है। अरे श्याम, तुम यही रुको, मैं अभी तस्वीर उठाकर ले आता हूँ। इतना कहकर राम तस्वीर उठाने के लिए जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ की तस्वीर उसी पेड़ के नीचे पड़ी है। वह जल्दी से तस्वीर को उठाता है और जाने लगता है। तभी एक जहरीला सर्प उसके पैर में डस लेता है तो वह वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। अरे भैया को गए हुए तो काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं आ गए? चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर वह जल्दी से पेड़ के पास जाकर देखता है तो उसका भाई मृत होकर जमीन पर पड़ा है। यह देखकर वह रोने लगता है। भैया, आपको क्या हो गया? उठो भैया, उठो भैया, क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? पहले तो हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना सोचकर वह भी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और जैसे ही वह नदी में छलांग मारने के लिए आगे बढ़ता है। रुक जाओ पुत्र, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम कौन हो बेटा, और इस प्रकार नदी में कूदने के लिए क्यों जा रहे थे? बाबा, मेरा नाम श्याम है और ये मेरा भाई है। फिर श्याम अपनी सारी कहानी उस साधु को बताता है। श्याम की यह सारी दुख भरी कहानी सुनकर साधु को उस पर दया आ जाती है। बेटा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर देता हूँ। फिर साधु अपनी शक्तियों से राम को पुनः जीवित कर देता है। हे साधु बाबा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर दोनों भाई वहाँ से चल पड़ते हैं। दोनों भाई चलते चलते एक ऐसे राज्य में पहुँचते हैं जहाँ का राजा कुछ दिन पहले ही मर गया था और वहाँ के लोग एक नए राजा की तलाश कर रहे थे। वहाँ का नियम था कि राजा का घोड़ा जिस किसी युवक के पास जाकर उसे स्पर्श कर ले तो वह ही उसी राज्य का राजा बन जाता था, चाहे वह इंसान अमीर हो या गरीब। जहाँ यह प्रतियोगिता चल रही थी, दोनों भाई वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं। घोड़ा चारों तरफ घूमते हुए आता है और राम के पास आकर खड़ा हो जाता है और राम को स्पर्श कर लेता है। अरे ढोल बजाओ, खुशियाँ मनाओ, हमारे नए राजा मिल गए हैं। इस प्रकार राज्य के सारे लोग मिलकर राम को ही उस राज्य का राजा बना देते हैं और फिर राम अपने भाई श्याम को ही उस राज्य का मंत्री बना देता है। फिर दोनों भाई आराम से उस राज्य में राज करने लगते हैं।